स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NS हिंदी नॉवल स्टोरी पर। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। 61 लड़कियों के रूम में साया। अब आगे मनीषा और नैना एक दूसरे की दूरी पर बड़बड़ाते हुए जा रही थी। तभी कॉलेज की तरफ से 4 दिन का टूर अनाउंसमेंट होता है, जिसमें 100 बच्चे अपनी मर्जी से जा सकते हैं। जिनको जाना है वे सभी कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस में पैसे जमा करा दें। ये टूर लोनावाला जाएगा। ये टूर अगले 4 दिन में जाएगा और इस टूर में सभी टीचर्स और प्रोफेसर का जाना अलाउड है। कोई भी जाने से मना नहीं कर सकता, इसलिए वो भी जाने के लिए तैयार रहें। कोई भी टीचर्स और प्रोफेसर्स मिस नहीं होगा। अपने नाम लिखाकर उस टूर की फीस जमा कर दें। मनीषा और नैना की आंखें चमक जाती है। मनीषा अपने मन में बड़बड़ाते हुए, यही मौका है विक्रम को अपना बनाने का। ऐसे ही नैना भी सोचती हुई जा रही है, किसी भी हाल में किसी भी तरीके से विक्रम को अपना बनाना है। मैं अब विक्रम से ज्यादा दूर नहीं रह सकती। दोनों के प्लान, दोनों के अपनी मर्जी के प्लान बना रही हैं। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन कामयाब होता भी है कि नहीं है। विक्रम का पर्सनल ऑफिस में सारंग और विक्रम कुछ देर और बात करते हुए ऑफिस से दोनों निकल जाते हैं। विक्रम अपने सीधे वर्ल्ड स्प्रिंग कंपनी निकल जाता है और सारंग अपनी क्लास अटेंड करने चला जाता है। विक्रम अपने ऑफिस में जाने से पहले अपने मास्क और हाथों पर ग्लव्स पहन लेता है और ब्रांडेड चश्मा लगा लेता है। अमित भी कॉलेज से निकल जाता है। अमित आज ऑफिस ना जाकर सीधे अंजू की घर की तरफ निकल जाता है। जो विकास ने उसको एड्रेस दिया था उसी एड्रेस पर चला जाता है। जब अमित वहां पहुंचता है तो देखता है यह एक बड़ी सी चाल है, जिसका नाम गोविंद धाम है। गोविंद धाम नाम पढ़कर अपनी कार वहीं बाहर की तरफ रोक देता है। फिर वो अपनी महंगी गाड़ी चोल के बाहर ही खड़ी कर देता है और फिर अंदर चला जाता है। अमित अंजू का घर ढूंढते हुए उसी तरफ चला जाता है जहां अंजू का घर है। तभी रास्ते में उसे विकास मिल जाता है। विकास अमित को देख लेता है। अरे अमित भाई, आप यहाँ? अमित: हाँ बेटा मैं यहाँ, और बताओ कैसे हो छोटे भाई तुम? विकास: मैं मस्त हूँ बड़े भाई, अभी अपनी जॉब पर जा रहा था। अमित: कोई बात नहीं, अब मैं आया हूँ, आज की छुट्टी कर लो, आज हम आपकी दीदी के घर चलेंगे। कहाँ है आपकी दीदी का घर? विकास: चलो भाई, मैं आपको अपनी अंजू दीदी का घर दिखा देता हूँ। अमित: तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। विकास ऐसा ही करता है। विकास अंजू के घर पहुंच जाता है। पीछे अमित खड़ा होता है। विकास अंजू के घर का दरवाजा खटखटाता है। अंजू के घर से आंटी जी दरवाजा खोलती हैं, जिनकी उम्र 45-46 साल की लग रही है। शायद ये अंजू की माँ है। और जाकर देखती हैं, अरे विकास तू। विकास: आंटी जी देखो, आपसे कोई मिलने आया है। आंटी: कौन है बेटा? आंटी एक बार बाहर देखती है। आंटी जब बाहर आती हैं तो देखती है एक 26-27 साल का 6.5 फीट का लंबा चौड़ा एक कमांडो टाइप का लड़का खड़ा था, जो बहुत ही हेल्दी वेल्दी दिख रहा था। गेहुआ रंग, शार्प चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, काले बाल, पतली नाक, मीडियम साइज होंठ, स्मार्ट सा लड़का दिख रहा था। वह लड़का: नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम अमित सक्सेना है, मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। आपने मुझे नहीं पहचाना पर मैं आपको जानता हूँ। आंटी हैरानी से उस लड़के को देख रही हैं। ये कौन है जो मुझे जानता है और मैं नहीं जानती इसे? फिर अपना सर झटक कर बोली, आओ बेटा पहले अंदर आओ। अमित और विकास अंदर आ जाते हैं। विकास अंजू की माँ गीता जी से: आंटी यह अमित सक्सेना जी हैं, ये हमारी अंजू दीदी से शादी करना चाहते हैं। आंटी जी हैरानी से विकास की बातें सुन रही थी और अमित को देख भी रही थी। अचानक से, यह कौन है जो मेरी अंजू से शादी करने के लिए तैयार है? अंजू की माँ: पहले बैठो बेटा, वह सामने हाल में रखे सोफे पर बिठा देती हैं। इतने में अंजू के दादाजी बलजीत मेहरा जी आ जाते हैं। अमित पहले उस घर को चारों तरफ देखता है। 2 कमरे, किचन, बाहर बालकनी, शायद बालकनी में ही वॉशरूम है। एक हॉल है जो ज्यादा बड़ा ना होकर लॉबी टाइप का है, जिसमें एक बड़ा सोफा और उसी के डिजाइन के 2 छोटे सोफे रखे हैं। एक छोटी सी टी टाइप की टेबल रखी है और करीने से सामान सजा हुआ है। सामने दीवार पर एक तस्वीर जिसमें अंजू के माता पिता और दादाजी और एक छोटा भाई भी है, जो शायद स्कूल गया है। अंजू के दादाजी अंजू की माँ से पूछते हैं, बहू ये कौन है? अंजू खुद कंफ्यूज है, वह क्या जवाब दें। तभी विकास बोलता है, दादाजी यह अमित सक्सेना है, ये हमारी अंजू दीदी से शादी करना चाहते हैं। यह आप लोगों से बात करने आए हैं, आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तभी अमित खड़े होकर उनसे नमस्ते करता है, फिर दादाजी का पैर छूता है। दादाजी बड़े खुश होते हैं। इस जमाने में भी इतने संस्कारी बच्चा। बेटा मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी अमित बोलता है, आप मुझे नहीं जानते हैं पर मैं आपकी बेटी और आपकी बहू को जानता हूँ।
अभी पिछले कुछ दिनों में एक सड़क पर दुर्घटना पर इनसे मुलाकात हुई थी, जिसकी वजह से आपकी पोती अंजू मुझे भा गई। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं अंजू से शादी करना चाहता हूँ। मैं अंजू को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा, तभी आप अपना फैसला लीजिएगा, क्योंकि ये अंजू की जिंदगी का सवाल है। अंजू के दादाजी, बहू बेटा इसके लिए कुछ जलपान करवाओ। अंजू की माँ गीता जी तुरंत सुनती है। हाँ पापा, अभी करवाती हूँ। गीता जी जल्दी से किचन में जाती हैं और विकास को बुलवाती हैं। विकास आता है। ले बेटा, पहले अपने अमित भाई को पानी दे आ, तब तक मैं कुछ तैयार करती हूँ। विकास, तेरे ये भाई चाय या कॉफी, इन दोनों में से क्या पीना पसंद करते? विकास, मालूम नहीं आंटी, पूछ कर आता हूँ। विकास अमित को पानी देता है। अमित पानी पी लेता है, फिर पूछता है, भाई आप क्या लेना पसंद करेंगे, कॉफी या चाय? अमित ने कहा, इस वक्त मैं अंजू के घर में हूँ, तुम मुझे चाय ही पिलवा दो और कुछ साथ में स्नैक्स। जी भाई। विकास किचन में चला जाता है। आंटी जी, अमित भाई को आप चाय बना दीजिए और साथ में कुछ स्नैक्स भी। गीता जी, ठीक बेटा है। फिर गीता जी अमित के लिए चाय और कुछ स्नैक्स तैयार करती है। गीता जी खुद ही चाय और स्नैक्स लाती हैं, टी टेबल पर रख देती हैं। गीता जी भी वहीं बैठ जाती है। अमित अपनी सारी बातें बताता है। अमित, मेरा पूरा नाम अमित सक्सेना है। मैं अनाथ हूँ। मैं अपने बॉस के अंडर में काम करता हूँ और उनका असिस्टेंट होने के साथ साथ मैं उनके बॉडीगार्ड भी हूँ। मुझे अपने बॉस का बॉडीगार्ड होने के साथ साथ उनका पूरा बिजनेस मेरे हैंड ओवर में ही है। मैं ही उनका सब कुछ संभालता हूँ। हमारा बॉस का बिजनेस बहुत बड़ा है। उनके बिजनेस को मैं अपना ही बिजनेस समझकर काम करता हूँ। हमारे बॉस का बिजनेस देश विदेश सब जगह फैला हुआ है। हम लोग लखनऊ से हैं। मुंबई में भी मैं अपनी बॉस की वजह से ही यहाँ रहने आया हूँ, क्योंकि मुझे अपने बॉस को सपोर्ट और प्रोटेक्ट दोनों करना होता है। मैं एक कॉलेज में टीचर भी हूँ, जो पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। उसके बाद मैं अपने बॉस का पर्सनली लीगली कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट भी हूँ। मैं आपकी बेटी से झूठ बोलकर शादी नहीं करना चाहता और ना ही कोई धोखे से करूँगा। कहीं आपको ये न लगे कि ये सारा मेरा बिजनेस है, जो असल में मेरा नहीं है। मेरी मंथली सैलरी 3.5 करोड़ रुपए है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी सैलरी सिर्फ आप तक ही सीमित रहेगी, आगे किसी को भी मालूम नहीं चलनी चाहिए। अब आपकी मर्जी, आपको अपनी बेटी मुझे देनी है या नहीं। अब मैं चलता हूँ। और हाँ, अपनी बेटी से भी इस बारे में पूछ लीजिएगा, तभी बात आगे बढ़ेगी। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इस वक्त घर में ना अंजू थी और न उसका भाई, पिता का पहले इंतकाल हो चुका है। शाम 4 बजे हॉस्टल में ईवा और रूही के रूम में सभी फ्रेंड्स उनके ऊपर खड़े हैं और उन्हें झांक कर देख रहे हैं। तभी दोनों की आंखें खुल जाती हैं। रूही सक पका जाती है। रूही, ऐसे क्या देख रहे हो? ऋचा, हम देख रहे हैं तुम आज कॉलेज में नहीं आए और सुबह से घोड़े बेच के सो रही हो। क्या अभी तक तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? ईवा मुस्कुराने लगी, पता नहीं हमें इतनी गहरी नींद कैसे आ गई। हम तो सुबह से ही सो रहे हैं। दोनों उठकर बैठ जाती हैं। मीरा रूही का हाथ पकड़कर एक तरफ ले जाकर, तुम इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? अगर तुम्हें आज कॉलेज नहीं आना था तो तुमको अमित सर को एक बार फोन करके बताना चाहिए था। तुम्हें मालूम है हम कितना परेशान हो गए थे। अमित सर तुमसे बहुत नाराज हैं। रूही, अभी इसी वक्त अमित सर को फोन लगाओ। रूही जी, अभी लगाती हूँ। सॉरी मीरा, मैं भी सो गई थी। आप लोगों के आने से ही हमारी आंख खुली है। मीरा, रूही, बातें बाद में करो, पहले अमित सर को अपने और हमारी बॉस ईवा के बारे में बताओ। तुम जानती हो बॉस हमारे लिए कितनी कीमती है। रूही, ठीक है। रूही सबसे दूर जाकर अमित को फोन लगाती है। इधर मीरा सबके बीच में आ जाती है। रौनक ईवा को गले लगा लेता है। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हुई? ईवा बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान हो गई थी, इसलिए हम लोग सो गए थे। तभी रौनक बोला, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे ही बात करते हुए रात हो जाती है। आज रौनक और मीरा ने सबके लिए बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवाया। सभी ने मिलकर खाया और सभी दोस्त कॉलेज की तरफ से 4 दिन की टूर के बारे में भी बताते हैं। दीपेश कहता है, हम सभी चलेंगे। दिसंबर का महीना है, वहां ठंड रहेगी, कुछ गर्म कपड़े रख लेना। वहीं 4 लोगों का मुंह उतर जाता है। ऋचा, अंजलि, गोविंद और राकेश का ये लोग मीडियम परिवार से हैं। ये सभी टूर के लिए फीस एफर्ट नहीं कर पाएंगे। जब ईवा उनकी तरफ देखती है, वह मीरा की तरफ इशारा कर देती है, मेरा समझ जाती है। फिर बहाने से कहती है, हम सब साथ में जाएंगे।
आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों के टूर की फीस का इंतजाम भी हो जाएगा। वो सभी मना करने लगते हैं। वह लोग एहसान नहीं लेना चाहते थे। मीरा, हम सभी दोस्त हैं, हम सबको साथ में ग्रेजुएशन 3 साल तक पढ़ना है। अभी ना जाने हम लोगों को कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी जिनका हमें सामना करना है। ये कॉलेज लाइफ एक बार मिलती है, इसलिए एंजॉय करो। आप चारों परेशान ना हो, आपकी फीस का इंतजाम हो जाएगा। वह भी चारों खुश हो जाते हैं। फिर सभी घर चले जाते हैं। रूही अमित से बात करके अंदर आती है। रीमा और रैना, आज तो तुम पूरे दिन सोती रही हो। अब तो तुम्हें आज रात नींद भी नहीं आएगी। रूही, हाँ यार, तुम सही कह रही हो। पता नहीं नींद आएगी भी या नहीं। फिर से चारों बातें करने लगती है। और ऐसे ही सभी अपने अपने बिस्तर पर चली जाती हैं। रात काफी होने की वजह से ये फिर से सो जाती है। ठीक आधे घंटे बाद इनकी खिड़की से एक साया सा अंदर आता है। फिर वह एक एक करके चारों को देखता है। जिसको वह ढूंढ रहा था, आखिर वह चेहरा उसे मिल जाता है। उस चेहरे को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मेरी डॉल, क्या अंजू के दादाजी और उसकी माँ गीता जी अमित के लिए अपनी बेटी अंजू का हाथ देंगे? हॉस्टल में ये कौन सा साया है जो उन चारों लड़कियों के रूम में घुस आया है? 62 विक्रम और सारंग की गजब की बेइज्जती। अब तक आपने पढ़ा? रूही अमित से बात करके अंदर आती है। रीमा और रैना, आज तो तुम पूरे दिन सोती रही हो। अब तो तुम्हें आज रात नींद भी नहीं आएगी। रूही, हाँ यार, तुम सही कह रही हो। पता नहीं नींद आएगी भी या नहीं। फिर से चारों बातें करने लगती है। और ऐसे ही सभी अपने अपने बिस्तर पर चली जाती हैं। रात काफी होने की वजह से ये फिर से सो जाती है। ठीक आधे घंटे बाद इनकी खिड़की से एक साया सा अंदर आता है। फिर वह एक एक करके चारों को देखता है। जिसको वह ढूंढ रहा था, आखिर वह चेहरा उसे मिल जाता है। उस चेहरे को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मेरी डॉल। अब आगे। हॉस्टल में एक साया बालकनी के रास्ते से उन लड़कियों के रूम में रात 2 बजे घुस जाता है। फिर वो सभी का एक एक करके चेहरा देखता है। फाइनली उसे वो चेहरा मिल जाता है। उस चेहरे को देखते ही उस साये की आंखें चमक जाती हैं। वो उसे फिर से गौर से देखने लगता है और बुदबुदाते हुए, मेरी डोल, तुम इस रूप में भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। ईवा का चश्मा तो उसकी आंखों से पहले ही उतरा हुआ है। पहले वो उसकी आंखों को बारी बारी से चूमता है। फिर उसके माथे को चूमता है। ये और कोई नहीं, विक्रम है, जो रात में बालकनी के रास्ते से ईवा के रूम में आया है। अब वो ईवा को नींद में ही चुपचाप उसे अपनी गोद में उठा लेता है। और उसे सीढ़ियों के रास्ते से होते हुए ऊपर टेरेस पर ले जाता है। विक्रम के जाने के आधा घंटे बाद एक और साया उस रूम में आता है। वो साया भी एक चेहरे को ढूंढता है। उसे भी वो चेहरा मिल जाता है। वो भी उसे उसी तरीके से उठाकर सीढ़ियों के रास्ते से उसे भी टेरेस पर ले जाता है। जब वो उस लड़की को लेकर पहुंचता है, तभी वहां पहले से ही विक्रम ईवा को नींद में ही दीवार के सहारे लेकर बैठा हुआ होता है। और उसे अपने सीने से लगाकर अपनी बाहों में समेट लेता है। फिर चांद को देखते हुए कहता है, हुए ऐ चांद, देख मेरे चांद को। तुझमें तो फिर भी दाग है। तू दुनिया के लिए खूबसूरत है, पर मेरे लिए मेरी डोल खूबसूरत है। मेरी चांद का टुकड़ा है। तू हसीन है, तू जमील। तू ही मेरी जिंदगी है। तुझे मैं अपनी पलकों के अंदर छुपा लूं। तुझे न कहीं जाने दूं। आ मेरी जान, तुझे मैं अपने सीने में छुपा रखूं। सारी जिंदगी तुझे मैं ऐसे ही लेकर बैठा रहूं। और इन बंद तेरी पलकों को चूमता रहूं। इसी तरह विक्रम उसकी बंद पलकों को चूमता है। फिर उसके बारी बारी से गाल चूमता है। अब मैं अपनी डोल को कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरी डोल आज पूरे 18 साल की हो जाएंगी। ऐसे बुदबुदाते हुए विक्रम भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब दूसरा साया उस तरफ देखता है, वो विक्रम को देखकर मुस्कुराने लगता है। ये और कोई नहीं, सारंग त्रिपाठी और उसकी गोद में रूही है, जो अभी भी उसकी गोद में सो रही है। सारंग हल्की सी आवाज में विक्रम को पुकारता है, सर आप यहाँ। विक्रम के कान में जब किसी की आवाज पड़ती है, विक्रम उस आवाज को सुनकर उस तरफ देखने लगता है। विक्रम को सारंग की गोद में रूही दिख जाती है, जो अभी भी सो रही थी उसकी गोद में। फिर उसकी तरफ देखते हुए विक्रम अपनी एक उंगली से सारंग की तरफ इशारा करता है। शोर न करो, नहीं तो ईवा उठ जाएगी। और तुम्हारी रूही भी उठ जाएगी। वो सारंग को दूसरी तरफ जाने के लिए इशारा करता है। सारंग रूही को लेकर दूसरी तरफ चला जाता है। वही विक्रम ईवा को अपनी गोद में लेकर उसी जगह बैठा रहा। और फिर से वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। और ऐसे सोचते बुदबुदाते हुए वो भी नींद की आगोश में चला जाता है। सारंग भी रूही को लेकर एक तरफ बैठ जाता है और बारी बारी से उसकी आंखों पर किस करता है। फिर उसके माथे पर किस करता है। फिर उसके गालों को चूमता है और उसे देखते हुए
ये चांद सा रोशन चेहरा, ये बंद पलकों में झील सी गहरी आंखें, उफ़ क्या कहूँ, होंठ गुलाब की पंखुड़ियाँ, और ये दमकता चेहरा, कहीं मेरी जान ही न ले ले। ऐसे ही तुम्हें मैं अपनी बाहों में लिए रहूं, और सारी जिंदगी तुम्हें देखता रहूं। सारंग, मोहब्बत क्या है, आज मैंने जाना। और फिर वो भी अपनी पलकें बंद कर लेता है। लड़कियां बेखबर होकर सो रही थी, उन्हें तो ये खबर ही नहीं थी कि कोई उनके सोने का फायदा भी उठा रहा है। विक्रम और सारंग ऐसे ही दोनों अपनी अपनी वालियों को लेकर बैठे होते हैं, और नींद की आगोश में चले जाते हैं। और सुबह के जब 5 बजते हैं, विक्रम और सारंग अपनी वालियों को फिर से गोद में उठाकर उनके जागने से पहले उनके रूम में उनके बिस्तर पर पहुंचा देते हैं। सारंग, विक्रम सर, किसी को भी जागने से पहले हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो अगर हम पकड़े गए तो खामाखा बेइज्जती हो जाएगी। हाँ सारंग, आप सही कह रहे हैं, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। इन लोगों के जागने से पहले दोनों बालकनी की तरफ चले जाते हैं, और बालकनी का दरवाजा धीरे से बंद कर देते हैं जो रूम की तरफ जाता है। फिर जब बारी बारी से दोनों का उतरने की बारी आती है, सारंग इशारा करता है, सर पहले आप उतरिए। ठीक है। विक्रम जैसे ही उतरने के लिए नीचे झांकता है, थोड़ा ही नीचे उतर पाता है, तभी उसकी सिटी पिट्टी गुम हो जाती है। विक्रम फिर से झांकता है उतरने के लिए, वो तुरंत फिर से ऊपर आ जाता है। आज विक्रम की जो हालत थी, बिल्कुल एक आवारा आशिक की तरह, जो बहुत ही फनी लग रहा था। बाल बिगड़े हुए, कपड़े ऐसे जैसे किसी से छीनकर पहने हो। उनकी बातें सुनने लगता है। नीचे वार्डन अपने हाथ में डंडा लेकर और एक और लेडी उसके साथ कुछ बड़बड़ाते हुए ठहर रही थी। वार्डन, जरूर कोई अंदर आया है। ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर है? सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाई जाती है। सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए अंदर आता है। सिक्योरिटी गार्ड, जी बड़ी मैडम, क्या हुआ? आपने मुझे किस लिए बुलावाया? वार्डन, पहले ये बताओ तुम्हें यहाँ पर किस लिए रखा गया है? जी मुझे यहाँ देखभाल करने के लिए। रात के 9 बजे के बाद कोई अंदर ना आ सके और ना कोई बाहर जा सके, बिना आपकी परमिशन के। फिर यह गेट कैसे खुला हुआ मुझे मिला? सिक्योरिटी गार्ड कंफ्यूज हो जाता है, मैडम ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो यही रखवाली कर रहा था। ये गेट कब खुला? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने इसको लॉक करके ही बैठा था। हो सकता है इस बीच में मुझे नींद आ गई हो और मैं सो गया हूँ। वार्डन, अच्छा ठीक है, जाओ चेक करो कोई अंदर तो नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड, मैडम मैं अभी ढूंढता हूँ, अंदर देखता हूँ कोई है तो नहीं। गार्ड अंदर चला जाता है। सारंग अभी बालकनी में ही खड़ा था। जब वह देखता है विक्रम सर दोबारा से बालकनी में आ गए हैं, वह उनसे पूछता है धीरे बोलकर, क्या हुआ सर, आप द्वारा कैसे आ गए? विक्रम, कुछ ना पूछो यार, नीचे जाकर देखो, अगर 1 मिनट भी मैं नीचे की तरफ देखता तो पक्का वार्डन हमें पकड़ लेती, और हमारी इज्जत का जो फालूदा बनता वो अलग। विक्रम ने वार्डन की सारी बातें सुन ली थी, इसलिए वह दोबारा से ऊपर आ गया था। वह आप सोच भी नहीं सकते थे हमारे साथ क्या होता। अब सारंग भी नीचे झांकर देखता है, ठीक उसे भी वही नीचे 2 लेडी, एक लेडी के हाथ में डंडा था जो इधर उधर जाकर बड़बड़ा रही थी, और दूसरी लेडी के हाथ खाली थे, वह बस उसे लेडी के साथ में हाँ मिला रही थी। अब तो एक दूसरे की शक्ल देखने के बराबर हो गई थी। विक्रम, अब क्या होगा? अब हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? विक्रम, सिक्योरिटी गार्ड हमको ढूंढ रहा है कि हम इस हॉस्टल में हैं या नहीं। कहीं कोई घुसपैठ तो नहीं है जो इस हॉस्टल में घुस आया है? अब क्या होगा? अगर हम उसे मिल भी गए तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी चली जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड के होते हुए हम अंदर कैसे आ गए? वो भी हमारी वजह से। ये हम नहीं चाहते कि हमारी बेइज्जती भी हो और उसकी नौकरी भी चली जाए। सारंग, बात तो सही है आपकी। विक्रम सर, अब क्या करें? सारंग और विक्रम फिर से कमरे के अंदर देखते हैं, चारों लड़कियां अभी भी सो रही हैं। सारंग, विक्रम सर, अब क्या होगा? सुबह के 6 बजे बजने वाले हैं, अब तो ये लड़कियां भी जागने वाली हैं। 2 को तो हम संभाल लेंगे, और इन 2 का क्या करेंगे, रीमा और रैना का? सर, बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अब तो ऐसा लगता है दोनों की आशिकी का भूत आज ही उतर जाएगा। विक्रम, आशिकी का भूत तो नहीं उतरेगा, लेकिन जिंदगी में ये पल मजे के लिए यादगार जरूर बन जाएंगे। सारंग, आप सही कह रहे हैं सर, मुझे तो इस वक्त ये लग रहा है कि हम यहाँ से निकले कैसे। इतनी खराब सिचुएशन में भी फिर भी दोनों मुस्कुरा रहे थे। इस वक्त दोनों की शक्ल देखने लायक थी। अपने अंदर दोनों शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। अब कैसे निकला जाए ये सोचने में लगे हुए थे। फिर कुछ सोचते हुए सारंग, चलो मैं जाकर देखता हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। जब सारंग धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ देखा झांकता है, वहां से 2 लेडी नजर आती हैं। उन लेडीज की सारंग पर नजर नहीं पड़ती है। सारंग फिर से अंदर हो जाता है। विक्रम, क्या हुआ?
कुछ नहीं सर, 2 लेडीज आ रही हैं, अब क्या करें। अब एक काम करते हैं, इस रूम को देखते हैं, शायद कहीं छुपने की जगह मिल जाए। आज तो सारंग और विक्रम की गजब की बेइज्जती हो रही है। दोनों बुरा फंसे। दोनों फिर से कमरा देखने लगते हैं और उन चारों को भी देखने लगते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। फिर सारंग के दिमाग में कुछ आइडिया आता है, वह चुटकी बजाता है और चुपचाप रूही को उठाने लगता है। थोड़ी सी मस्कत करने से रूही उठ जाती है। आप मिस्टर सीनियर, सारंग उसके मुंह पर हाथ रख देता है और इशारे से कहता है। आवाज नहीं, नहीं तो ये दोनों भी उठ जाएगी। वह इशारा समझ जाती है, फिर आंखों से इशारा करती है अपने मुंह से हाथ हटाने के लिए। सारंग उसके मुंह से हाथ हटा देता है। इधर विक्रम भी ईवा को चुपचाप उठा देता है। दोनों लड़कियां शॉक्ड होकर उन दोनों को देख रही हैं। फिर रूही पूछती है, सर आप लोग यहाँ कैसे आए। विक्रम, हमें अपनी ईवा की याद आ रही थी, हमसे रहा नहीं गया और हम रात को ही यहाँ आ गए। आज इनका बर्थडे भी है तो हमने सोचा हम इनके कॉलेज आने से पहले इनका बर्थडे विश करेंगे। रूही, सर आपको कैसे पता कि आज इनका बर्थडे है। पर उनके बर्थडे तो दूसरी तारीख को आता है, आज से 15 दिन बाद। विक्रम, नहीं यही इनकी रियल तारीख है, यह आज ही के दिन हुई थी, इसलिए आज ही 18 साल की हो जाएगी। सारंग भी चौंक जाता है। सर आपको पूरा यकीन है। यह बातें बाद में होगी, पहले यहाँ से निकलने की तैयारी करो कि यहाँ से कैसे निकाला जाए। सारंग भी अपना सिर हिला देता है। तभी दोनों लड़कियां रीमा और रैना भी उठने लगती हैं। अब चारों घबरा जाते हैं। रूही जल्दी से दोनों को स्टोर रूम के पीछे छुपा देती है जो उनके कमरे में था। क्या विक्रम और सारंग दोनों पकड़े जाएंगे? क्या उनकी सच में बेइज्जती हो जाएगी? आप रूही और ईवा इन दोनों को हॉस्टल से कैसे निकालेंगे? 63 विक्रम छिछोरा आशिक। अब तक आपने पढ़ा। विक्रम, नहीं यही इनकी रियल तारीख है, यह आज ही के दिन हुई थी, इसलिए आज ही 18 साल की हो जाएगी। सारंग भी चौंक जाता है। सर आपको पूरा यकीन है। यह बातें बाद में होगी, पहले यहाँ से निकलने की तैयारी करो कि यहाँ से कैसे निकाला जाए। सारंग भी अपना सिर हिला देता है। तभी दोनों लड़कियां रीमा और रैना भी उठने लगती हैं। अब चारों घबरा जाते हैं। रूही जल्दी से दोनों को स्टोर रूम के पीछे छुपा देती है जो उनके कमरे में था। अब आगे, राठौर मैंशन। जब जीवेश की सुबह 6 बजे आंख खुलती है तो आज वह जिम में ना जाकर विक्रम के रूप में चला जाता है। जीवेश विक्रम के रूम में आता है और उसे आवाज लगाता है, सर। फिर दूसरी बार आवाज लगाता है। रात लेट नाइट होने की वजह से, डिनर करने के बाद थकान की वजह से सभी जल्दी सोने के लिए चले जाते हैं, जिससे किसी से भी फिर कोई बात नहीं हो पाई। जीवेश ने कई आवाज दी, फिर भी कोई हलचल न हुई। तब जीवेश विक्रम के बेड के नजदीक आ जाता है। उसे बेड खाली नजर आता है। फिर वह कमरे के चारों तरफ देखता है। बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ है। इसका मतलब सर रूम में नहीं है। हो सकता है सर जिम रूम में हो। जीवेश जिम रूम की तरफ चला जाता है। विक्रम वहां भी नजर नहीं आता है। जीवेश अपने मन में, फिर सर कहाँ चले गए सुबह सुबह? मुझे बताए बगैर सर कहीं नहीं जाते हैं, अब कहाँ चले गए? जीवेश तुरंत सर को फोन लगता है। इसी तरह कई बार फोन लगाता है, फिर भी फोन रिसीव नहीं हो रहा था। अब जीवेश घबरा जाता है कि सर कहाँ चले गए। सुबह के 6:30 बजने वाले और सर का अता पता नहीं है। जीवेश अपने मन में, हो सकता है सर मैंशन के बने मिनी जंगल में घूमने गए हों। फिर सर को फोन तो उठाना चाहिए था। वो एक बॉडीगार्ड से कहकर विक्रम को ढूंढने के लिए भेज देता है और खुद जिम में वर्कआउट करने चला जाता है। सुबह के 7 बजे विक्रम मैनन गेट से अपनी कार खुद ड्राइव करके अंदर लाता है और मैंशन कार पार्क में जाकर कार खड़ी कर देता है। वह कार में से उतरकर मैंशन के अंदर जल्दी जल्दी जाने लगता है, जिससे कि उसे कोई फिर से ना देख ले। वह वही पहले वाली गलती करता है जैसे एक दिन पहले उसने की थी। इस बार भी उसे उसी मेड ने दोबारा से विक्रम को देख लिया था। विक्रम फिर से चुपके से छुपते हुए अपने कमरे में जा रहा था। वह मेड फिर से अपने आप में बड़बड़ाते हुए, आजकल हमारे बड़े साहब को क्या हो गया है? कल भी वह ऐसे ही हालत में आए थे और आज भी ऐसे ही हालत में आए हैं। समझ में नहीं आ रहा है हमारे सर को क्या हो गया है। इनका ये रूप तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आवारा आशिक हो। फिर वह अपना सर झटक देती है और मुस्कुराते हुए किचन में चली जाती। विक्रम फिर अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपने आप में बड़बड़ाते हुए, आज भी इसी मेड ने हमें फिर से देख लिया। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? इतनी बेइज्जती कभी फील नहीं हुई जो अब हो रही है, इतने बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ इससे पहले हम एक प्रिंस भी है, जो अब हम युवराज बनने वाले हैं। और हमारी हरकतें ऐसी हैं जैसे आवारा छिछोरों लड़कों की होती है। थैंक गॉड हमें और किसी ने भी नहीं देखा।
वरना हमारी फिर से इंसल्ट हो जाती। चलो सभी नौकर अपने अपने काम में लगे हुए हैं। बाकी के बॉडीगार्ड और नौकर अपने अपने बैकयार्ड में हैं। नहीं तो आज भी हमारी इज्जत का फालूदा बन जाता। तभी वही बॉडीगार्ड वापस मैंशन के अंदर आ जाता है और जीवेश के जिम रूम में चला जाता है। बॉडीगार्ड, जीवेश सर, मैंने पूरा जंगल ढूंढ लिया। मुझे विक्रम सर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जीवेश वर्कआउट करते हुए उसके हाथ रुक जाते हैं और वह बॉडीगार्ड से कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? चलो दोबारा से हम सर को ढूंढते हैं। बॉडीगार्ड और जीवेश दोनों विक्रम सिंह को ढूंढने के लिए जाने लगते हैं। तभी वहां पर वह मेड आ जाती है। जीवेश सर, आप किसको ढूंढ रहे हैं? विक्रम सर को सर सुबह से कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने सर को अभी अभी उनके रूम में जाते हुए देखा है, आप जाकर वहां देखिए, वह वही मिल जाएंगे। आप सही कह रही हैं। सर ऊपर ही है। मेड, हाँ अभी ऊपर है, आप जाकर देखिए। विक्रम सिंह वॉशरूम से निकलते हुए अपने बाल टावल से पोंछते हुए क्लोजेट की तरफ जा रहे थे। तभी उनके रूम में जीवेश और वही बॉडीगार्ड साथ में आ जाते हैं। जीवेश, विक्रम सर, आप कहाँ चले गए थे? जब हम आपके रूम में आए थे तब आप अपने रूम में नहीं थे। यहाँ तक आपको गार्ड अपने मेंशन के जंगल में भी ढूंढने गया था, आप वहाँ भी नहीं थे। और हमने आपको कितने ही कॉल किए थे, आपने हमारा एक भी कॉल पिक नहीं किया, तो हम परेशान हो गए और आपको ढूंढने के लिए निकल गए। विक्रम अपने मन में, यार यह अभी तक मुझे ढूंढ रहे थे, वह भी सुबह सुबह, चलो अच्छा है। फिर जीवेश को झूठ बोलते हुए, टेरेस पर, हम टेरेस पर थे। आज हमारा मन नहीं लग रहा था, इसलिए हम अपना थोड़ा समय टेरेस पर बिताना चाहते थे, इसलिए हम सुबह सुबह 5 बजे ही टेरेस पर चले गए थे। और हमारा फ़ोन साइलेंट पर था, तो हमें आपके फ़ोन की जानकारी नहीं मिली, सॉरी भाई। जीवेश, तो आप हमको बोलकर बता देते। तभी विक्रम अपने मन में, अब हम इन्हें ये भी बताएं हम कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो अपनी डोल से मिलने गए थे, वहां से हम ना जाने कितनी मुश्किल से बाहर निकल कर आए हैं। ये हम ही जानते हैं। आज जो हमारी इज्जत का कचरा होता वह सारी जिंदगी हम समेट नहीं पाते, थैंक गॉड। रूही ने सब संभाल लिया। फिर विक्रम अपनी सोच से बाहर आता है। विक्रम, अरे ये भी कोई बताने वाली बात थी। हमारा मन कर रहा था तो हम चले गए। फिर जीवेश कुछ नहीं बोला और वापस जाने लगा। तभी विक्रम, बाय द वे, आपको हमसे कोई काम था? आप हमें क्यों ढूंढ रहे थे? जीवेश, हाँ, देर रात होने की वजह से हम आपसे वह बात पूछ नहीं पाए थे जो आप हमें कल सुबह बताने जा रहे थे। फिर विक्रम को याद आया, हाँ रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए हमने सोचा इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर हम सो गए थे। जीवेश, अब आप खुश तो है ना, आपके डॉल जो मिल गई है? विक्रम मुस्कुराते हुए, हाँ भाई, अब हम बहुत खुश हैं। हम उनसे मिले भी थे और अब हम उनको अपने से दूर नहीं जाने देंगे, लेकिन अब हमें उनकी पढ़ाई तक रुकना पड़ेगा। आज उनका जन्मदिन है, हम उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहते हैं और हम बहुत खुश हैं। चलो भाई, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हमें कॉलेज भी जाना है। जीवेश, ठीक है। वह भी मुस्कुराता हुआ फिर वहां से चला जाता है। आज तेज सिंह कुछ ज्यादा देर तक सोते रहे हैं, इसलिए उनको कुछ भी नहीं मालूम है कि उनके बड़े भाई विक्रम सर के साथ क्या हुआ है और जीवेश भाई उनको क्यों ढूंढ रहे हैं। तीनों अब डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। त्रिपाठी विला। सारंग भी हॉस्टल से सीधे अपने जिम रूम में चला जाता है। पहले वह वर्कआउट करता है, फिर वह वॉशरूम में जाकर फ्रेश होता है, फिर शावर लेकर तैयार होता है, जेल से बाल सेट करता है, फिर बढ़िया सा परफ्यूम स्प्रे करके तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आ जाता है और अपनी हेड सीट पर बैठ जाता है। काका, हमारा नाश्ता लगाए। काका जल्दी से सभी का नाश्ता लगवाते हैं। सारंग के बराबर में रॉकी भी बैठ जाता है और उसके सामने कुणाल भी बैठ जाता है। राजेश त्रिपाठी और अनीता नहीं बैठते हैं, क्योंकि सारंग ने साफ मना कर दिया था जब वह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करेगा तो ये लोग नजर नहीं आएंगे, सिवाय रॉकी के। पर कुणाल बेशर्म था, वह जाकर बैठ जाता है और सारंग के साथ ही नाश्ता करने लगता है। सारंग पहले एक नज़र उसको देखता है, फिर कुछ नहीं कहता और अपना नाश्ता करने लगता है। कुणाल भी चुपचाप अपना नाश्ता करता रहता है। सारंग नाश्ता करने के बाद अपने नौकरों से और फिर काका से कहता है, याद रखिएगा काका जी, आपके ऊपर कोई हुक्म नहीं चला सकता और अगर कोई हुक्म चलाएं तो आप मुझसे कहिएगा, क्योंकि करता धरता मैं हूं, कोई और नहीं। बाकी के लोग अपना नाश्ता खुद बनाएंगे, आप नहीं। और आप सभी अपना अपना नाश्ता भी कर लीजिएगा। काका जी, छोटे मालिक, ऐसा ही होगा। ये सभी बातें राजेश त्रिपाठी और अनीता जी सुन रहे थे और वह ये भी समझ रहे थे कि यह हमारे बारे में ही बात हो रही है। सिर्फ सुन सकते थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे। सभी कॉलेज के लिए निकल जाते हैं।
अनीता जी किचन में जाकर अपने लिए और राजेश त्रिपाठी के लिए नाश्ता बनाने चली जाती हैं। नाश्ता बनाने के बाद फिर वह दोनों के लिए डाइनिंग टेबल पर अपना नाश्ता ले आती हैं। फिर वो दोनों अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। कोई भी नौकर उनकी मदद नहीं करता है, क्योंकि सारंग ने साफ मना कर दिया था। यह इस घर के मेहमान है, मालिक नहीं है, और अब तो यह मेहमान भी नहीं है। अब ये जबरदस्ती से इस घर में रह रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल। चारों लड़कियों फ्रेश होकर शावर लेती हैं। तैयार होकर चारों नाश्ता करने हॉस्टल की कैंटीन में अपना नाश्ता करने चली जाती हैं। नाश्ता करने के बाद फिर चारों कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। रीमा और रैना आगे निकल जाती हैं। पीछे ईवा और रूही रह जाती हैं। रूही पहले तो धीरे धीरे मुस्कुराती है, फिर जोर जोर से हंसने लगती है। ईवा, अब तुम क्यों हंस रही हो? वो भी इतनी जोर जोर से। रूही, ये लो इतना बड़ा हंगामा हो गया और अब तुम कह रही हो मैं हंसू भी नहीं, बस मुझे हंसी आ रही है। अपने सीनियर सारंग सर के ऊपर और विक्रम सर के ऊपर वह दोनों आज कितने फनी लग रहे थे। बिल्कुल आवारा आशिकों की तरह। खासकर विक्रम सर की ऊपर, वो एक टीचर होने के साथ साथ ऐसी छिछोरी हरकत भी करेंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। आज तो विक्रम सर और सारंग सर दोनों का इज्जत का फालूदा बन जाता। हाँ, हमने अगर वार्डन और उस सिक्योरिटी गार्ड को चकमा ना दिया होता तो, और उन दोनों को हॉस्टल से पीछे की तरफ से ना निकाला होता तो आज दोनों की इज्जत का जनाजा निकल जाता। फिर से दोनों हंसने लगती हैं और रूही तो फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। रूही, अरे हाँ ईवू, विक्रम सर कह रहे थे कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। ईवा, मालूम नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है। मैं तो उसी दिन को अपना जन्मदिन मानती हूँ जिस दिन मैं जंगल में अपने अडॉप्टेड पिता संजय राजवंश को मिली थी, और वो तारीख 20 दिसंबर थी। पता नहीं विक्रम सर को आज मेरे जन्मदिन कैसे याद है, और वह 6 साल पहले कौन सा राज है जो मुझे नहीं मालूम। खैर, अब जब वो मुझे मिल ही गए हैं तब तो पता चल ही जाएगा कि आखिर क्या राज है मेरा और उनका। जब भी विक्रम सर मुझे छूते हैं मेरी पावर शक्तियां अपने आप चली जाती हैं, मैं एक नॉर्मल लड़की बन जाती हूँ। समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, जबकि तुम यह अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं छू सकता है। मुझे बहुत इरिटेटिंग होती थी जब तुम भी मुझे नहीं छू पाती थी। फिर मैंने अपनी शक्तियों को अपने में कंट्रोल करने की कोशिश की, तब जाकर तुम मुझे छू पाई थी। रूही, तुम सही कह रही हो। अब विक्रम सर ही बता सकते हैं कि वह तुम्हें 6 साल की उम्र तक कैसे जानते हैं। ऐसे ही दोनों बातें करते करते कॉलेज पहुंच जाती हैं। आखिर ईवा का ऐसा कौन सा राज है जो उसकी शक्तियां विक्रम के छूने से चली जाती हैं, और यह शक्तियां ईवा के अंदर कैसे आईं? 64 जीवेश हुआ क्लीन बोल्ड। अब तक आपने पढ़ा? ईवा, मालूम नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है। मैं तो उसी दिन को अपना जन्मदिन मानती हूँ जिस दिन मैं जंगल में अपने अडॉप्टेड पिता संजय राजवंश को मिली थी, और वो तारीख 20 दिसंबर थी। पता नहीं विक्रम सर को आज मेरे जन्मदिन कैसे याद है, और वह 6 साल पहले कौन सा राज है जो मुझे नहीं मालूम। खैर, अब जब वो मुझे मिल ही गए हैं तब तो पता चल ही जाएगा कि आखिर क्या राज है मेरा और उनका। जब भी विक्रम सर मुझे छूते हैं मेरी पावर शक्तियां अपने आप चली जाती हैं, मैं एक नॉर्मल लड़की बन जाती हूँ। समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, जबकि तुम यह अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं छू सकता है। मुझे बहुत इरिटेटिंग होती थी जब तुम भी मुझे नहीं छू पाती थी। फिर मैंने अपनी शक्तियों को अपने में कंट्रोल करने की कोशिश की, तब जाकर तुम मुझे छू पाई थी। रूही, तुम सही कह रही हो। अब विक्रम सर ही बता सकते हैं कि वह तुम्हें 6 साल की उम्र तक कैसे जानते हैं। ऐसे ही दोनों बातें करते करते कॉलेज पहुंच जाती हैं। अब आगे। कॉलेज के बाहर आरती कॉलेज के गेट के पास आकर खड़ी हो जाती है। आरती वहां खड़े होकर अमित का आने का इंतजार करने लगती है। इतने में अमित भी अपनी कार लेकर कॉलेज के अंदर जाने लगता है। आरती अमित की कार को देख लेती है और उसे रोकने लगती है। अमित कार नहीं रोकता है। आरती जब ये देखी है कि अमित कार नहीं रोक रहा है तब वह अमित की कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अमित एकदम कार को रोक देता है। अमित, व्हाट द हेल? एंड व्हाई हैव यू कम हियर? व्हाट द हेल, यह क्या है? और यहाँ क्यों आए हो? कॉलेज का वक्त हो चुका है, हटो सामने से, मुझे देरी हो रही है। आरती, नहीं हटूंगी, मैं देख रही हूँ कितने ही दिनों से ना तो तुम मेरा फोन उठा रहे हो, और ना ही तुम होटल आ रहे हो, और ना ही तुम मुझसे बात कर रहे हो। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो और ना तुम मुझसे बातें कर रहे हो? अमित, मैंने कहा हटो सामने से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और ना ही मुझे तुमसे मिलना है, और अब जाओ यहाँ से। आरती नहीं हटती है। अमित कार में से निकलकर बाहर आता है और आरती का हाथ पकड़कर खींचकर उसे दूसरी तरफ ले जाकर खड़ा कर देता है और पूछता है,
अब बताओ क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। आरती, यही कि तुम मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो और ना ही तुम मुझसे कोई बात कर रहे हो। मैं अब सब समझ रही हूँ, तुम किसी को चाहने लगे हो अमित। मैं पहले कह देती हूँ, तुम मेरे सिवा किसी को नहीं प्यार कर सकते और ना ही किसी से शादी कर सकते हो। अमित, क्या बकवास करती हो तुम। तुमसे मैं कई बार कह चुका हूँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो सकती हो। और हाँ, आज मैं एक और बात तुमसे साफ कह देता हूँ। आज के बाद ना तो तुम मुझे कोई फोन करोगी और नहीं मेरे कॉलेज में आओगी, क्योंकि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। और था भी सिर्फ जिस्मानी, जो तुमने अब तक जबरदस्ती रखा था। मैं तुम्हारे पास नहीं आता था, बल्कि तुम मेरे पास आती थी, और जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं निभाता, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही हो, जो मैं तुम्हें नहीं चाहता। और ना ही मैंने तुम्हारे साथ कोई कमिटमेंट किया है। मैं तुम्हें इंसानियत के नाते समझा रहा हूं, नहीं तो मैं वह करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। आरती, मैं भी देखती हूं तुम मुझसे शादी कैसे नहीं करते हो। अमित, तुम मुझे धमकी दे रही हो। आरती, और मैं तुमसे शादी करके रहूंगी। अमित, फिर वही शादी शादी, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। आरती, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते। मैं भी सुंदर हूं, तुमसे प्यार करती हूं। प्लीज अमित, मुझसे शादी कर लो। अमित, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ना कोई फीलिंग है और ना ही कोई जज्बात है, इसलिए मैं तुम्हें फिर समझा रहा हूं। आज के बाद तुम मुझे कोई फोन नहीं करोगी और ना ही मेरे सामने आओगी। अमित अपना फोन निकलता है और आरती के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है। अमित फिर से, आज के बाद मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा और ना ही तुम मेरे सामने आओगी। यह मैंने तुम्हें तुम्हारे अकाउंट आज आखिरी बार पैसा ट्रांसफर कर दिया है, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूं, इतना पैसा कोई नहीं देता है जितना मैं तुम्हें दे चुका हूं, और रहा वह फ्लैट भी मैं वह तुम्हारा नाम कर चुका हूं, इसलिए अब तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं है। और रहे तुम्हारे खर्चे, अब आगे से अपने खुद उठाओगी। अब बात खत्म। दैट एसेट। आरती अमित का मुंह ताकती रह जाती है। फिर आरती जल्दी से अमित का कॉलर पकड़ लेती है। अमित झटक कर उसको दूर कर देता है। कॉलेज के गेट के बाहर इतने में ईवा और रूही कॉलेज के अंदर आने को होती हैं। तभी ईवा अमित को आरती से बात करते हुए देख लेती है और अमित को उसे लड़की को झटक कर फेंकना भी देख लेती है। और वह रूही को इशारा करती है कि यह कौन है। रूही भी अपने भौहें उचका देती है, जैसे मुझे नहीं मालूम कि यह अमित सर के पास ये कौन लड़की है और सर से क्या बहस कर रही हैं। ईवा अमित के पास आती है। जैसे ही अमित ईवा को देखता है, वह चुप हो जाता है, अब कुछ नहीं बोलता है। इधर आरती भी बड़े ध्यान से ईवा को देख रही होती है और वह ये समझने की कोशिश करती है फिर अपने मन में, क्या ये वही लड़की है जिसके लिए अमित ने मुझे छोड़ा है। अगर यह वही लड़की है तो इसे मैं आज नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं अभी जिंदा मार दूंगी। जैसे मैंने और लड़कियों को अपने रास्ते से हटाया है, ऐसे ही मैं इसको भी हटा दूंगी। ईवा अमित के पास आकर, सर आर यू ओके, सर आर यू ओके, आप ठीक है ना। अमित अपना सिर हिला देता है, हाँ मैं ठीक हूँ। ईवा अमित का कोट का कॉलर सही करने लगती है। जब आरती ईवा को इस तरह से नजदीक खड़े हुए अमित का कॉलर सही करते हुए देखती हैं, वह गुस्से में तिल मिला जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह तुरंत ईवा के पास जाती है और उसे खींचने की कोशिश करती है। आरती का हाथ ऑटोमेटिकली अपने आप हवा में रुक जाता है। आरती फिर कोशिश करती है, उसका हाथ जरा भी नहीं हिलता है। आरती कोशिश करती है अपना हाथ हिलाने की। इस नज़ारे को अमित और रूही दोनों देख रहे होते हैं। आरती सोच में पड़ जाती है, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा हाथ हिल क्यों नहीं रहा है। जैसे ही रूही आरती को हाथ उठाते हुए देखती है, रूही की आंखें लाल हो जाती है, उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और एक झटके में वह आरती के पास आकर उसके गाल पर कसकर एक थप्पड़ लगा देती है। आरती के गाल पर उंगलियां छप जाती हैं और दूसरी तरफ गिर जाती है और आरती के 2 दांत टूट जाते हैं। आरती के मुंह से खून निकलने लगता है। आरती सन्नाटे में पड़ जाती है, उसके कान सुन पड़ जाते हैं, गला सूख जाता है, मुंह से आवाज नहीं निकलती और उसको ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा जबड़ा हिल गया है। उसे चक्कर आने लगते हैं। वह सोच में पड़ जाती है, यह क्या हुआ उसके साथ, और वह वहीं बेहोश होने लगती है। तुरंत रूही आरती के पास आती है और उसके बाल पकड़कर कहती हैं, तुमने जिनके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की है, वह कोई मामूली इंसान नहीं थी जो तुमने ऐसे ही हाथ उठा दिया और तुम उसे छू भी नहीं पाए। तुम जैसी लड़कियां उनकी नौकरानी भी नहीं बन पाती है और तुमने हाथ उठाने की कोशिश की। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी तो तुम्हारे 2 दांत टूटे हैं, अगर जरा भी दोबारा कोशिश की तो तुम्हारे हाथों के साथ तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएंगे। रूही उसे वहीं झटक देती है
अमित तो कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि वह खुद हैरान था कि ऐसे कैसे हो गया। किसी ने उसके सामने उनकी बॉस ईवा पर हाथ उठाने की कोशिश की। अब अमित का सिर झुक गया, वो शर्मिंदा हो गया ईवा के सामने। आज अमित के सामने एक मामूली लड़की ने ईवा को मारने की कोशिश की, उसकी एक बेवकूफ़ी की वजह से। अमित ने अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल किया और वहां आने के लिए बोल दिया। 15 मिनट में एक आदमी आया, उसने इशारे से आरती को उठाकर ले जाने के लिए बोला और कहा इसे अस्पताल ले जाकर एडमिट करवा देना और जब ये होश में आए तो इसे इसके घर पहुंचा देना और कह देना अभी तो सिर्फ इसके दांत टूटे हैं और दोबारा इसने ऐसी कोई भी गलत हरकत की तो यह इस दुनिया में नजर नहीं आएगी। इससे कह देना जिन पर इसने हाथ उठाने की कोशिश है, यह कोई मामूली लड़की नहीं थी जैसा इसने औरों के साथ किया है, वैसा यह इनके साथ भी कर लेगी। अब जाओ इसे यहाँ से ले जाओ। वह आदमी अपना सिर हिलाता है और आरती को उठाकर वहां से ले जाता है। इधर तेज सिंह और जीवेश सिसोदिया दोनों अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर वर्ल्ड स्प्रिंग कंपनी जा रहे थे। तभी रास्ते में एक लड़की अंधी बनकर सड़क पर खड़ी थी और उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर काला चश्मा लगा हुआ था, लाइट गेहुआ सा रंग था, हाथ में छड़ी थी और धीरे धीरे सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी। इतने में जीवेश की कार उस लड़की के सामने से गुजरते हुए जा रही थी। तभी जीवेश ने अपनी खिड़की से उस लड़की को देख लिया और देखते ही ड्राइवर से बोला स्टॉप द कार। ड्राइवर ने कार रोक दी, वह तुरंत बाहर निकल कर गया और उसे लड़की के पास पहुंच गया। जीवेश उसे लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा था और वह लड़की अपने चश्मे के अंदर उसे देखने की और पहचाने की कोशिश कर रही थी, पर इस बार जीवेश कोई गलती नहीं कर रहा था। उसने उसकी आंखों से पहले चश्मा उतारा, फिर ध्यान से देखने लगा, क्या ये वही लड़की है जो मॉल में मुझे मिली थी, मेरा वॉलेट और मेरी घड़ी चुरा कर ले गई थी। इधर पीछे से तेज सिंह भी कार में से निकलकर बाहर जीवेश के पास आ गया था। तेज सिंह भाई क्या हुआ, आप बाहर क्यों निकल आए, और ये लड़की कौन है? वह लड़की अंधे होने पर भाई साहब मुझे सड़क पार करवा दीजिए, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, मैं अंधी हूँ। जीवेश अपने हाथ को उसके चेहरे पर इधर उधर करता है, वह ये देखने की कोशिश करता है क्या ये वाकई में अंधी है या फिर अंधी होने का नाटक कर रही है। फिर वो चश्मा उसकी आंखों पर दोबारा लगा देता है। जीवेश उसका हाथ पकड़ लेता है, चलो मैं तुम्हें सड़क पार करवाता हूँ। फिर उसको सड़क करवाने लगता है, पर वह उस लड़की को सड़क पार ना कराते हुए धीरे धीरे वो अपनी कार में बैठा लेता है। वह लड़की, अरे आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, छोड़ो मुझे कहीं नहीं जाना है। जीवेश, अरे हम आपको वहीं छोड़ देंगे जहां आप जाना चाहती है, कार में ही। तेज सिंह मुंह दबाकर हंसने लगता है, वह समझ जाता है कि यह वही लड़की है जो मॉल में भाई की घड़ी और वॉलेट चुरा कर ले गई थी। अभी कुछ दिन पहले तुमने फियोनिक्स मॉल में मेरी घड़ी और मेरा वॉलेट चुराया था जिसमें 50,000 रुपए थे, उसमें मेरा क्रेडिट कार्ड भी था। लड़की, देखो मैं अंधी हूं, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं तुम्हारा वॉलेट और घड़ी कैसे चुरा सकती हूं। जीवेश, कार में ड्राइवर के पास तेज सिंह बैठ जाता है और पीछे जीवेश उस अंधी लड़की को अपने पास जबरदस्ती बिठा लेता है। ड्राइवर साहब वर्ल्ड स्प्रिंग चलिए। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और कंपनी की तरफ लेकर चल देता है। वह लड़की अब चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो। फिर वह अपने आंखों से चश्मा हटा देती है। जीवेश, ये साउंड प्रूफ कार है, आवाज बाहर नहीं जाएगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो, अब ये कार वही जाएगी जहां हम जाएंगे। जीवेश उसको अब ध्यान से देखने लगता है, तो तुम वही हो, मेरा शक सही था, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। तुम अंधी नहीं हो, अब तुम अंधे होने के नाटक कर रही थी, अब किसे लुटने जा रही थी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पहले ये बताओ मेरा वॉलेट और मेरे घड़ी कहाँ है। चोरनी कहीं की। वह फिर से चिल्लाने लगती है, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। जीवेश, तो तुम ऐसे नहीं चुप रहोगी। लड़की, नहीं नहीं मैं चुप नहीं रहूंगी, पहले मुझे उतारो इस कार से। ठीक है। जब जीवेश देखा है वह चुप नहीं हो रही है, जीवेश झटके से उसे अपने करीब खींचकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है। वह लड़की हड़बड़ा जाती है, यह उसके साथ क्या हुआ। जीवेश उसके होठों को चूमने लगता है। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी का पार्टीशन ऑन कर देता है जिससे पीछे की कोई आवाज ना आए और ना ही कोई नजर आए। तेज सिंह तो और भी मजे लेकर हंस रहा था। भाई तो बड़े बोल्ड निकले, उन्होंने तो इस लड़की को सीधे चूम ही लिया। पहले तो जीवेश उसे लड़की को धीरे धीरे चूम रहा था, फिर उसके चूमने की किस पैशनेटली किस में बदलने लगी। अब लड़की छटपटाना लगी, उसे सांस नहीं आ रही थी। जब जीवेश को यह महसूस हुआ लड़की सांस नहीं ले रही है, वह जल्दी से उसके होठों से हट गया है। फिर अपने होठों पर अंगूठा रख कर रब करने लगा और कहने लगा, वेरी टेस्टी, तुम्हारे होंठ तो बहुत ही मीठे हैं। लड़की गुस्से में जीवेश को देख रही थी और कहने लगी, तुमने मेरी पहली किस चुरा ली।
जीवेश की आंखें बड़ी हो गई। क्या कहा, ये तुम्हारी पहली किस थी? जैसे तुम्हारी पहली किस थी वैसी ही यह मेरी भी पहली किस थी। तो हिसाब हमारा बराबर हुआ। लड़की, नहीं, अभी हमारा हिसाब बराबर नहीं हुआ है। उसने जीवेश को खींच लिया, फिर अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। जीवेश को एक पल चूमने के बाद उससे पीछे हट गई और कहने लगी, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। जीवेश की आंखें बड़ी होकर फटी की फटी रह गई। उसका ये बोल्ड अंदाज देखकर क्लीन बोल्ड हो गया। तभी कार रुक जाती है। ड्राइवर सर, कंपनी आ गई। तेज सिंह पहले उतरता है। ड्राइवर जीवेश का दरवाजा खोलता है। पहले जीवेश उतरता है, फिर उसे लड़की को उतरता है। 65 अमित को गिल्टी फील होना। अब तक आपने पढ़ा। लड़की गुस्से में जीवेश को देख रही थी और कहने लगी, तुमने मेरी पहली किस चुरा ली। जीवेश की आंखें बड़ी हो गई। क्या कहा, ये तुम्हारी पहली किस थी? जैसे तुम्हारी पहली किस थी वैसी ही यह मेरी भी पहली किस थी। तो हिसाब हमारा बराबर हुआ। लड़की, नहीं, अभी हमारा हिसाब बराबर नहीं हुआ है। उसने जीवेश को खींच लिया, फिर अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। जीवेश को एक पल चूमने के बाद उससे पीछे हट गई और कहने लगी, अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। जीवेश की आंखें बड़ी होकर फटी की फटी रह गई। उसका ये बोल्ड अंदाज देखकर क्लीन बोल्ड हो गया। तभी कार रुक जाती है। ड्राइवर सर, कंपनी आ गई। तेज सिंह पहले उतरता है। ड्राइवर जीवेश का दरवाजा खोलता है। पहले जीवेश उतरता है, फिर उसे लड़की को उतरता है। अब आगे। जीवेश की कार वर्ल्ड स्प्रिंग कंपनी के सामने रुक जाती है। ड्राइवर कार से उतरता है। गेट खोलने के लिए उससे पहले तेज सिंह कार से उतर जाता है और अपने ऑफिस की तरफ चल देता है। वो जीवेश की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है और मुस्कुराते हुए अपनी पर्सनल लिफ्ट से जाने लगता है। फिर जीवेश अपनी तरफ का गेट खोलता है और कार से उतर जाता है। वो लड़की भी उतर जाती है। लड़की उतरते ही भागने लगती है। जीवेश तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम किधर भाग रही हो? लड़की, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे कहीं नहीं जाना। अब तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? जीवेश उसकी नहीं सुनता है और उसे खींचते हुए अपने ऑफिस की तरफ ले जाता है। वो भी उसी लिफ्ट में लेकर खड़ा हो जाता है जहां तेज सिंह खड़ा था। वो लड़की कभी अपने एक हाथ से जीवेश को मारती है, तो कभी गुस्से में दूसरी तरफ मुंह करके बड़बड़ाती है, ना जाने कौन सा मनहूस टाइम था जो ये आदमी मेरे पीछे पड़ गया। अच्छे खासे अपने काम से जा रही थी। आज मुझे अच्छा खासा कमाने का मौका मिल जाता। अब मुझे इस पागल आदमी की वजह से कमाने का मौका नहीं मिलेगा और मुझे यहाँ ले आया। जीवेश अपनी भौहें उचकाकर उसकी तरफ देखता है। लड़की, मुझे सब दिखाई और सुनाई दे रहा है। इसका मतलब तुम अब किसी और की जेब साफ करने जा रही थी। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया तुम पक्की चोरनी हो। और आज तुमने अंधी होने का नाटक किया भी था। और हाँ, अभी मैं कुंवारा हूँ। अभी मेरी शादी नहीं हुई है जो तुम्हें मैं आदमी नजर आ रहा हूँ, और अभी मेरे उम्र 26 साल की है। वो लड़की भी अपना मुंह बिगाड़ते हुए, ए मिस्टर, मेरा नाम मोनिका है, जिन्हें मैं पसंद करती हूँ वो मुझे प्यार से मोनी कहते हैं। ए लड़की, नहीं कहते हैं, मेरी भी उम्र 19 साल की है, मेरी भी अभी शादी नहीं हुई है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? जो मुझे जबरदस्ती खींच कर ले जा रहे हो, मुफ्त का माल समझ लिया है। मैं तो अपने रास्ते जा रही थी। वो तुम ही हो जो मुझे अपने साथ यहाँ जबरदस्ती ले आए हो। उन दोनों की आर्ग्यूमेंट को तेज सिंह सुन भी रहा था और दोनों की नोक झोंक देख भी रहा था। फिर वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी सुनकर मोनी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदल देती है और तेज सिंह को घूर कर देखने लगती है। तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि अब तो तुम मेरी होने वाली भाभी हो और हम आपके देवर। हमें तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आ रही है। मोनी भाभी। मोनी भाभी? किसकी भाभी? तेज सिंह, आप हो हमारी भाभी, और यह जो भाई साहब खड़े हैं ये हमारे बड़े भाई हैं, इन्हीं से होगी आपकी शादी। मोनी, मैं नहीं कर रही इनसे शादी, और मैं क्यों करूंगी इनसे शादी? आईने में अपनी शक्ल देखी है, गोरिल्ला लगते हैं, वो भी बड़े वाले। मोनी अपने हौंठ फैलाकर बताती है। इतने बड़े वाले? उसका एक हाथ जीवेश के सीने पर लगता है। जीवेश मोनी की बातें सुनकर उसका चेहरा काला पड़ जाता है। तेज सिंह मोनी की बातें सुनकर और भी ज्यादा हंसने लगता है। हंसते हंसते उसका पेट दर्द होने लगता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लिफ्ट अपने ठिकाने पहुंच जाती है। लिफ्ट खुलती है। तेज सिंह जल्दी से निकलकर अपने केबिन में जाने लगता है। ऑफिस की जितनी भी लड़कियां थी तेज सिंह और जीवेश को देखकर खुश हो जाती है। तेज सिंह भी उनसे ग्रीट करता है, फिर उनसे फ्लर्ट करते हुए आगे अपनी केबिन की तरफ बढ़ जाता है। तभी पीछे से जीवेश मोनी का हाथ पकड़कर खींचते हुए अपने केबिन में ले जाता है। ऑफिस की कई लड़कियां जो मन ही मन जीवेश को चाहती थी,
वो सभी भौचक्की सी होकर उसे देख रही थी। उनमें से कितनों के तो दिल ही टूट गए। उसी में से एक लड़की मीना थी जो पहले जीवेश को देखा करती थी। वह जीवेश को मन ही मन चाहती है। जब उसने जीवेश के हाथ में किसी और लड़की का हाथ देखा तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है। वह तिल मिला जाती है। वो बेचैन हो जाती है। जीवेश मोनी को खींचते हुए अपने केबिन में ले जाता है और उसे केबिन में रखे हुए सोफे पर पटक देता है। पर मोनी उस पर बैठती नहीं है। मोनी उठकर भागने लगती है। जीवेश एक बटन प्रेस करता है जिससे उसके ऑफिस का दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और खुद अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। इस वक्त मोनिका का चेहरा लाल गुस्से से तिल मिल रहा था। मौनी, तो तुम मुझे नहीं जाने दोगे? नहीं, मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम यहीं रहोगी और ज्यादा चूचा पड़की तो मैं तुम्हें पुलिस थाने पहुंचा दूंगा और चोरी के इल्जाम में पकड़वा कर तुम्हें जेल करवा दूंगा। मौनी चुप हो जाती है और शांति से अपनी जगह सोफे पर बैठ जाती है। फिर धीरे से कहती हैं, तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? मैं यहाँ पर क्या करूंगी? जीवेश, चुपचाप बैठो और मुझे बताओ मेरा वॉलेट और घड़ी कहाँ है? मौनी, उसमें ऐसी क्या हीरे पन्ने जड़े थे जिसके पीछे तुम पड़ गए हो? जाओ, अब वह सब तुम्हें नहीं मिलेगा। और जो तुम्हारे उसमें पैसे थे, वो पैसे हम तुम्हारे खा गए और तुम्हारा खाली वॉलेट वहीं कहीं फेंक दिया और तुम्हारी घड़ी को ₹1,00,000 में बेच दी। अब बोलो क्या करोगे? जीवेश, वॉट? तुमने मेरा इतना महंगा ब्रांडेड पर्स वॉलेट जिसकी कीमत 1,00,000 थी, तुमने मेरा पर्स वहीं कहीं फेंक दिया और मेरी 35 लाख की घड़ी को तुमने ₹1,00,000 में बेच दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मौनी जीवेश की पर्स और घड़ी की कीमत सुनकर शॉक्ड होकर वो वहीं सोफे पर गिर गई। अब वो जीवेश को आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। अब वो सोचने लगी, इतना महंगा पर्स था और घड़ी 35 लाख की थी। हे भगवान जी, ये मैंने क्या किया? अब ये आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे ये कच्चा चबा जाएगा। जीवेश, तुमने मेरी घड़ी और पर्स को चूरन समझकर बर्बाद कर दिया। मेरी घड़ी को ₹1,00,000 में बेच दिया और पर्स को कूड़ा समझकर फेंक दिया। आर यू क्रेजी? तुम कोई पागल वागल तो नहीं थी? वह पर्स मैंने खरीदा था और घड़ी हमारे बड़े सर ने मुझे गिफ्ट में दी थी, बेवकूफ कहीं की। ये सब कहकर वो सोफे पर धम से बैठ जाता है। अब मोनी को गुस्सा आ जाता है। तुमने मुझे पागल कहा, तुमने मुझे बेवकूफ कहा। वह अपने छोटे छोटे हाथों से जीवेश के नजदीक जाकर मारने लगती है। जीवेश को उसकी मार का कोई असर नहीं हो रहा था। वो तो गुस्से में होता है। जीवेश उसे अपनी गोद में खींच लेता है। मोनी के बड़बड़ाते हुए होंठों पर अपने होंठ रख देता है और अपने एक हाथ से उसके हाथ, दूसरे हाथ से मोनी के पीछे से बाल समेत गला पकड़ लेता है। अब मोनी चुप हो जाती है। मोनी छटपटाती रहती है। वो जीवेश को अपने छोटे छोटे हाथों से पुश करने की कोशिश करती है। एक हटे कट्टे बॉडी बिल्डर पर क्या असर होगा उसके हाथों का? जब जीवेश को लगता है मोनी ने हाथ चलाने बंद कर दिए, वो उसे देखने लगता है। मोनी कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। वो उसे ध्यान से देखता है। मोनी बेहोश हो जाती है। हे उठो, वो घबरा जाता है। जल्दी से ग्लास में से पानी निकालकर उस पर छिड़कने लगता है। मोनी होश में आती है। वहीं कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। अमित का चेहरा उतरा हुआ होता है। वह चुपचाप जाकर अपनी प्रोग्रामिंग क्लास में जाकर बैठ जाता है क्योंकि वह आज ईवा से नजरें नहीं मिल पा रहा था। अमित आज बहुत शर्मिंदा था। आज उसकी वजह से उसकी बॉस पर आंच आने वाली थी। वह सोच रहा था, आज वह सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाया, अपनी बॉस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वह तो अच्छा हुआ आरती का हाथ हवा में ही रह गया, क्योंकि यह बात कोई नहीं जानता है। ईवा को कोई नहीं छू सकता सिवाय उसकी। जो उसके दिल में है, जो उसकी धड़कनों में होगा, वही उसको छू सकता है। यहाँ तक मैं भी नहीं। जब तक वह नहीं चाहेंगी तब तक मैं भी उन्हें नहीं छू सकता। ईवा को सिर्फ रूही छू सकती है और कोई नहीं। बॉस कितनी ताकतवर हैं, यह कोई नहीं जानता सिवाय हम 5-6 लोगों के। बॉस के अंदर इतनी पावर शक्तियां हैं जो सिर्फ हम लोगों को ही मालूम है। इसीलिए आरती उनको छू भी नहीं पाई। सब मेरी गलती है, मुझे उससे पहले ही पीछा छुड़ा लेना चाहिए था। जबरदस्ती गले पड़ गई थी। आज सुबह ही रूही ने मुझे फोन किया था। आज रियल में बॉस का जन्मदिन है। बॉस से मैं माफी मांग लूंगा और आगे से ध्यान रखूंगा। उनको सही तरीके से प्रोटेक्ट करूंगा। उनके आसपास अब कोई नहीं होगा जब तक वह नहीं चाहेंगी तब तक। कॉलेज की बेल बज जाती है। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। सारंग आज बहुत खुश था। मनीषा सारंग के पास आती है, तुम तो उस दिन के बाद से मुझे अब तो बात भी नहीं करते हो। सारंग, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ही मुझसे बात नहीं करती हो, मैं तो इसी क्लास में रहता हूँ। मनीषा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना, तो मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। और बताओ, घर में सब ठीक है?
मैंने सुना है तुम्हारे डैड आ चुके हैं और तुम्हारे भाई भी इसी घर में रह रहे हैं। सारंग, हाँ डैड और उनका परिवार अब मेरे साथ ही रह रहा है। उनका बिजनेस बर्बाद हो चुका है एब्रॉड में, तो वहां से सब खत्म करके यहाँ आ गए हैं। वो दोनों बात कर ही रहे थे। साशा भी उनके पास आ जाती है। हे गाइस, मैंने सुना है आज से 3 दिन बाद ट्रिप है, कौन कौन जा रहा है लोनावला? सभी कहते हैं हम सब जा रहे हैं। इस ट्रिप की फीस बहुत हाई है, कौन कौन एफर्ट कर सकता है? जो एफर्ट करेगा वही जा पाएगा। हम सभी जा रहे हैं, तुम बताओ अपनी। विनीत, क्या तुम भी जा रही हो? साशा, हाँ मैं भी जा रही हूँ। मनीषा, हाँ मैं भी जा रही हूँ। नैना, हाँ मैं भी जा रही हूँ। हम सब जा रहे हैं, बहुत एंजॉय करेंगे। मनीषा और नैना अपने मन में इस ट्रिप पर विक्रम सर जा रहे हैं। वही विक्रम सर को अपने प्यार में अपनी सुंदरता से रिझा लूंगी। उनकी क्लास में अब इनके प्रोफेसर आ जाते हैं। पढ़ाने के लिए सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ईवा की क्लास में। ईवा का आज मूड ऑफ था। रूही, क्या हुआ? तुम आज परेशान लग रही हो। कॉलेज आने से पहले तो सुबह तुम्हारा मूड बहुत सही था, अब क्या हुआ जो तुम मुंह लटका कर बैठी हो? ईवा, कुछ नहीं, मैं ये सोच रही हूँ वह लड़की आखिर कौन थी जो बिग बी से उलझ रही थी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वह बिग बी से इतनी रूड क्यों हो रही थी? ये किसी तरीके से क्लासेस खत्म हो, मैं बिग बी की क्लास में जाऊं और उनसे बात करूं कि आखिर माजरा क्या है। मैं उनके लिए बहुत वॉरिड हूं, कहीं वह ये ना सोच लें कि मैं अपनी बॉस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूं। तुम तो जानती हो रूही, जिस तरह से तुम मेरे लिए पजेसिव हो, इसी तरह से मैं भी बिग बी के लिए बहुत पजेसिव हूं। मैं अपने बिग बी को बिल्कुल परेशान होते हुए नहीं देख सकती और ना ही उन्हें हट होते हुए देख सकती हूं। इसलिए मुझे उनसे बात करनी ही होगी। रूही, ठीक है तुम बात कर लेना, अभी तो क्लासेस होने दो, ब्रेक का टाइम होगा, उसमें तुम सर से बात कर लेना। आज अमित सर नहीं जाएंगे जब तक वो तुमसे बात नहीं कर लेंगे, क्योंकि वह भी समझ चुके हैं कि उन्हें तुमसे बात करनी है। इस वक्त वह अपने प्रोग्रामिंग रूम में बैठे हुए हैं। मीरा भी अभी आने वाली है, वह भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो जाएगी। इसलिए अब तुम परेशान ना हो और नॉर्मल होकर बैठो, नहीं तो रौनक और उसके दोस्त सभी वॉरिड हो जाएंगे। ऋचा और अंजलि, रीमा और रैना और उनके दोस्त भी सभी सवाल करेंगे और तुम्हें परेशान कर देंगे कि तुम इतनी उदास क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है। इसलिए चेहरे पर मुस्कान लो और पढ़ाई करो, जिनके तुम जवाब नहीं दे पाओगी। खासकर विक्रम सर, वह भी आने ही वाले हैं क्लास में, और मैं नहीं चाहती कि विक्रम सर को कुछ भी ऐसी बात पता चले जिससे वह वॉरिड हो जाए। ईवा, तुम सही कह रही हो, मुझे नॉर्मल होकर ही बैठना होगा, नहीं तो सभी सवाल कर कर के मुझे परेशान कर देंगे और मैं उनके जवाब भी नहीं दे पाऊंगी। इतने में मीरा भी आ जाती है। रूही, आजकल तुम कॉलेज बहुत लेट आ रही हो। मीरा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आंटी जी की वजह से मैं लेट हो रही हूँ। आंटी बीमार हैं तो उनका का मुझे नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है, अंकल के लिए और उनके बेटे के लिए भी, बस इसलिए थोड़ा लेट हो रही हूँ। और कोई बात नहीं। तभी दीपेश उसके पास आ जाता है। तुम इतनी वॉरिड होकर क्यों बात कर रही हो? मैं भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान होता हूँ, तुम मुझे अपनी कोई बात क्यों नहीं बताती हो? आज मीरा दीपेश को बहुत ध्यान से देख रही थी, उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। दीपेश, ऐसे मुझे क्या देख रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र होती है, इसलिए मैं तुमसे ऐसी बातें करता हूँ। मीरा फिर किसी से कुछ नहीं कहती है और फिर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। रौनक ईवा के पास आता है। हे गाइस, आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बाहर जाकर कुछ शॉपिंग ओपन की जाए ट्रिप के लिए। तभी रूही बोलती है, हे गाइस, मैं आप सभी लोगों को एक सरप्राइज न्यूज़ बताती हूँ। आज हमारे ईवा का जन्मदिन है। आज हमारी ईवा पूरे 18 साल की हो जाएगी। वाह, फिर तो आज पार्टी सार्टी करेंगे। रौनक, ये पार्टी मेरी तरफ से होगी पूरी क्लास को, सभी हूटिंग करते हैं। वाह, किसी रेस्टोरेंट में जहां पर आप सभी लोग कहोगे। क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है, आज शाम को 5 बजे हम सभी सनफ्लावर रेस्टोरेंट में मिलते हैं। कुछ ही देर में विक्रम क्लास में पढ़ाने आ जाता है, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। विक्रम की सबसे पहले निगाहें ईवा पर पड़ती है, फिर हल्की सी मुस्कान देकर जिसको किसी को नहीं दिखाई देती, फिर सभी बच्चों के नाम लेकर अटेंडेंस देकर अपनी क्लास लेने लगता है। विक्रम अपनी क्लास खत्म करके अपने पर्सनल ऑफिस में चला जाता है। उसके बाद अमित क्लास में आता है। आज अमित के चेहरे पर उदासी है, वह ईवा से नजरें नहीं मिला पा रहा है, पर ईवा अमित को ध्यान से देखने लगती है। ईवा को सब समझ में आ रहा था, आज बिग बी के चेहरे पर उदासी है, वह अपने अंदर गिल्टी फील कर रहे हैं। मोनिका और जीवेश का रिश्ता कैसा रहेगा? बढ़ेगा या वही छूट जाएगा? क्या जीवेश अपनी गिल्टी से बाहर निकल पाएगा?
हैं। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट।